इस वीडियो को देखने के बाद कितना तो हमको गाली देगा, लेकिन गाली देने से पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। जितना तुम्हारे आंख पर अंधभक्ति का अंधभक्त चढ़ा हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी देते हैं कि आप लोग का ब्रेन का नस खुल जाएगा और आंख से खून टपकना चालू हो जाएगा। हम जितना अगर इस वीडियो में बोलेंगे, पहले बात को सुन लेना, उसके बाद ही हम पर जो बोलना होगा कमेंट बॉक्स खुला है, बोल के अपना दिल का भरास खत्म कर लीजिएगा। पहले इस श्रीमान को देख लीजिए, जय हिंद कर रहा है, जय हिंद कर रहा है। चूंकि बीजेपी का चूंकि माइक लेकर निकला था देश के लिए, लेकिन बन गया बीजेपी के लिए। बीजेपी का एक भी बात नहीं बता रहा है कि बीजेपी अब तक जो 2014 में जो भारी मतों से जो विजयी बनकर सरकार जो बनी थी, जो वादे की थी, वो वादा अब तक पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, एक भी वादे कोई दिखाता नहीं है, खाली उसका चमचागिरी करता है। पता नहीं इसको कितना करोड़ रुपया मिल गया है। अगर इसको जितना करोड़ रुपया मिला होगा, चाहे नहीं मिला होगा, अगर ये बीजेपी का भक्त है तो हम बीजेपी के भक्त नहीं, हम उसके विरोधी भी नहीं हैं। अगर भक्त कहिएगा तो हम उसका चमचागिरी करेंगे, विरोध कहिएगा तो चूंकि हम उसका विरोध नहीं कर सकते। कारण क्या है कि चूंकि हमको मोदी से विरोध नहीं है, लेकिन जो 2014 में जो वादा करके आए थे, क्या वो प्रधानमंत्री मोदी अपने वादा को पूरा किए? अगर 10 साल के बाद अगर मोदी सरकार हार रही है तो उसके कारण सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। देखिए उस कारण को आप लोग को बतला रहे। पहले ध्यान दीजिएगा, जो मोदी सरकार की जो बातें हैं आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, एकदम पूरा एकदम डाटा के साथ आप लोग को दिखलाएंगे। क्योंकि मोदी सरकार की नाकामियों का जिक्र करना यहां इसलिए जरूरी है क्योंकि आखिर वो हार रहे तो क्यों हार रहे हैं, इसलिए करना जरूरी है क्योंकि 2014 में कांग्रेस की कमियों को गिनाकर और कई सारे वादे करके ही मोदी सरकार सत्ता में आई थी। हकीकत बात है कि नहीं बात है? अगर मोदी सरकार अगर कांग्रेस का एक भी कमियां नहीं बताती, अगर बड़े बड़े वादे नहीं करते, तो हम गारंटी देते हैं कि 1984 के बाद जो 2014 में जो बीजेपी की सरकार आई थी वो नहीं आती। लेकिन जनता कांग्रेस की सरकार से उब चुकी थी, क्योंकि नया बदलाव चाहती थी। इस नया बदलाव के लिए मोदी सरकार को चुना, लेकिन मोदी सरकार ने देश की जनता के साथ क्या किया आप लोग को बता देते हैं कि कल लोकसभा का मतदान होने जा रही है। मतदान होने से पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, शायद आपका ब्रेन फट जाएगी देखने के बाद। फिर इसके बाद 1984 के बाद 2014 का चुनाव का पहला मौका था जब देश की जनता ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत दिया, और देश की आजादी के बाद पहला यह मौका था जब किसी गैर कांग्रेसी दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इसलिए यह जरूरी है कि इस सरकार की कमियों पर एक नजर दौड़ाई जाए। तो चलिए, बीजेपी सरकार ने जो सबसे बड़ा अगर कोई काम किया, जो 2014 में जो झूठ बोलकर जो सरकार बनाई थी, अगर जो सबसे पहला वादा किया था, इस वादा को देख लीजिए। पेट्रोल डीजल का दाम 7वें आसमान पर। क्योंकि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो ये आप लोग को दिखाई देता होगा, देख लीजिए पेट्रोल पंप है। क्योंकि आप लोग को याद होगा 2014 में, हम भी 2014 में देखे थे, पेट्रोल 64 रुपए लीटर था। लेकिन मोदी सरकार ने क्या बोला था कि अगर हम सत्ता में जीत कर आते हैं तो पेट्रोल घटा के 50 रुपए लीटर कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, इस सच्चाई आप लोग अनजान नहीं है, आप खुद जानते हैं, फिर भी अंधभक्त बने हुए। पहले देख लीजिए कि उन्होंने क्या बोले थे, यह भी बता देते हैं। पेट्रोल डीजल का दाम 7वें आसमान पर। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम से देश में हाहाकार मचा है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पेट्रोल सबसे महंगा हुआ, जबकि मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले यह कहती रही कि उनकी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम
कांग्रेस की सरकार से भी कम कर देगी। हैरान करने वाली बात है कि हैरान करने वाली बात यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है, इसके बावजूद भारत में तेल की कीमत लगातार आसमान छू रही है। तेल की कीमतों में किस तरह से आग लगी हुई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के परभणी में 24 मई को पेट्रोल 87.27 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। यानी कि मोदी सरकार महंगाई कम करने का वादा भी सिर्फ वादा ही साबित हुआ। आपको बता देते बिहार है, हम जहां से वीडियो बना रहे बिहार से बना रहे, यहां पर आइएगा तो पेट्रोल 108 रुपए लीटर है, जबकि 2014 में 65 रुपए लीटर हुआ करती थी। कितना? 65 रुपए लीटर। लेकिन आज मोदी सरकार ने क्या किया? जितना वादा किया था वादा रह गया। इतना भी वादा न कीजिए सरकार कि जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है जितना आप मूर्ख समझ रहे हैं। फिर इसके बाद कश्मीर घाटी को देख लीजिए, कितना बढ़िया घाटी है। इस घाटी को पहले देखिए। इस घाटी को देखने के बाद आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं कि जो कश्मीर घाटी में जो वादा किया गया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो कश्मीर घाटी में शांति बहाल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों सच्चाई बात है कि सबसे ज्यादा अगर कोई फोर्स मारा गया, अगर सबसे ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए तो मोदी सरकार में ही हमारे जवान शहीद हुए। याद रखना, ये कोई छिपा हुआ नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। अब इसके बाद ध्यान देने वाली चीज, ये आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान पर मोदी सरकार का क्या स्टैंड था, यह भी आप लोग अपनी आंखों से देखिए। मोदी सरकार के नेताओं और खुद, ध्यान पे देख लेना, नेताओं और खुद पीएम मोदी के तेवर पाकिस्तान के प्रति 2014 से पहले काफी सख्त हुआ करते थे। 2014 से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने हर चुनावी भाषण में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात की। साथ ही यह वादा किया कि उनकी सरकार बनते ही पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर होने वाले सीज फायर उल्लंघन के मामलों में कमी आएगी। मगर ताजा हालात पर नजर दौड़ाए तो सीज फायर उल्लंघन के मामले में कोई कमी नहीं आई। पाकिस्तान की सीमा की ओर से लगातार सीज फायर तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तानी गोलीबारी में न सिर्फ आम नागरिकों की मौत हो रही है, बल्कि हमारे कई जवान भी शहीद हो रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने मंसूबे को जारी किया, मगर बावजूद इसके ठोस रणनीति के अभाव में सीमा पर लगातार गोलीबारी और हिंसक घटनाएं बढ़ रही है। यह बात भी सही है कि पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच रिश्ते को सुधारने की कोशिश के क्रम में लाहौर भी गए, मगर उसका नतीजा सिफर ही रहा। ये लोग, कुछ लोगों को यह भी मानना है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर मोदी सरकार अपने एजेंडे और वादे से भटक गई। अपने से झांक के देखिए कि बात सच है कि नहीं है। लेकिन एगो हाउ चला था देश सुधारने और जाके बीजेपी वाला में मिल गया। इस सब बतिया नहीं बता रहा है, काली गुमराह कर रहा है। आई सब बतिया बताने में उसको लाज लग रहा है। अब इसके बाद देखिए ई वाला, वो दिन याद कीजिए जब मोदी सरकार ने बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो काला धन एकदम रेल के आएगा और सबके खाता में हुड़ के 15 लाख रुपया दिया जाएगा। एक बार अपने करेजा पर हाथ रख के पूछिए, बताइए कि आपके खाता में 15 लाख रुपया आया है? क्या वो दिनवा भुला गए? अरे बड़ी बड़ी वादा करके तो सरकार बन गई, उस वादा को पूरा कौन करेगा? पहले देख लीजिए इन्होंने क्या वादा किए थे, सारा आप लोग को याद दिला रहे हैं। याद कीजिए कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले के पीएम मोदी के भाषण को, चुनावी रैलियों में पीएम मोदी का एक भी भाषण ऐसा नहीं होता था जो बिना काले धन के जिक्र के संपन्न हो जाए। जहां भी नरेंद्र मोदी अगर रैली कर रहे थे तो उस रैली में अगर बातों को ध्यान से अगर सुने होंगे तो एक बात हमेशा कॉमन जाता था। जैसे फिल्म में अगर कोई भी हीरो फिल्म बनाए तो उसमें हीरोइन हमेशा दिखेगी, तो उसी तरह से अगर रैली में अगर देखा जाए
अगर कोई भी रैली हो, अगर उसमें कोई कॉमन बात होता था तो यही ब्लैक मनी, काला धन पर जरूर एक बार नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो काला धन इतना है कि 15-15 लाख रुपए आपके खाता में जाएंगे। सारे देश की जनता 15 लाख रुपए के लिए मोदी सरकार को चुन लिए। अब मोदी सरकार 15 लाख छोड़िए, 15 रुपया भी नहीं दिया, ठेंगा थमा दिया। अब यहां देखिए, पीएम मोदी अपने भाषणों में कहा करते थे कि उनकी सरकार जब सत्ता में आएगी तो विदेशों में जमा भारतीय लोगों का काला धन वो ले आएंगे और यह काला धन इतना अधिक होगा कि सरकार हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देगी। बाप रे बाप। फिर यहाँ पर मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो गए, मगर अब भी लोगों को इस बात का इंतजार है कि विदेशों से काला धन कब आएगा, और उससे अधिक तो लोगों का इस बात का इंतजार है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी कि उनके अकाउंट में 15 लाख रुपए कब आएंगे, जिसका वादा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने किया था। इस मामले पर मोदी सरकार की यह सबसे बड़ी असफलता है कि अभी तक न सरकार को पता है कि विदेशों में कितना काला धन जमा है और ये कब तक देश में आएंगे। सवाल कर रहा है कि जो सरकार, जो झूठ जुमलेबाज सरकार है, जो बोलता था कि अगर विदेश से काला धन वापस लाएंगे, आज उसी सरकार को पता नहीं है कि विदेश में कितना काला धन है। तो जब उस सरकारें को पता नहीं है तो बड़ी बड़ी भाषणों देने से, अरे जनता को कितना दिन बुर्बक बनाइएगा? 5 साल 10 साल जनता बुर्बक नहीं है। और हमारे जितने भी वोट देने वाले मतदाता जितने भी है, वोट अवश्य करें, लेकिन सांसद पढ़ा लिखा चुनना। अगर सांसद पढ़ के जाएंगे तो गद्दी पर बैठे तानाशाह राजा को भी उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे, लेकिन तानाशाह को कभी राजा मत बनाइएगा, खास तौर के झूठ बोलने वाले को। अब यहां देखिए, ई वाला स्टूडेंट के लिए है। स्टूडेंट के लिए क्या ये आप लोग कोई ध्यान में है? जिसके लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, नौकरियों का संकट। भक्तवा कहेगा कि नौकरी का है, रोजगार। अबे कदा रोजगार जो कहता है ना कि हम बिजनेस कर लेंगे, क्या चीज का बिजनेस करेगा? एक गरीब के लिए नौकरी ही सहारा होता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर नौकरी के लिए बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री से हमारे देश के युवा को नौकरी भीख की तरह मांगना पड़ जाए, तब इससे बड़ा बेशर्मी की हद क्या हो सकती है? सवाल तो यही बनता है। अब फिर हमारे देश के राजा भी सोचता है कि युवा हमसे नौकरी मांगे, अनशन करे, ट्रेन को रोके, और ज्यादा अगर भड़केगा तो उस पर लाठीचार्ज किया जाएगा, और उसमें सब राजनीतिक पॉलिटिशियन को ठेल दिया जाएगा और ट्रेन में आग लगा देगा। बस सारा स्टूडेंट के आड़ में सब ट्रेन को जात दिया जाएगा और बेचारा पकड़े जाएंगे स्टूडेंट, और सरकार अपना ढिंढोरा फूटेगी कि स्टूडेंट आग लगा दिया। बता देते कि स्टूडेंट कभी आग हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं करती है, ये आप लोग करवाते हैं उसके आड़ में। लेकिन खैर वो तो बात अलग है। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी कौन से वादा करके आए थे, बोले इस बात को देखिए ध्यान से। बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार बैकफुट पर। अगर मोदी सरकार आज सत्ता में है और 4 साल का सत्ता, 4 साल का यहाँ पर 10 बनाई, गलती से लिख दिया है। अगर 10 साल का सत्ता सुख भोग लिया है तो उसकी मुख्य वजह बेरोजगारी का मुद्दा, जिसके सफल प्रयोग से बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका। लेकिन कुछ भी कहिए दोस्तों, कांग्रेस की सरकार इनसे रोजगार के मामला में लाख गुना बेहतर थी। इस बात को मानिए या न मानिए, मोदी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, मगर रोजगार सृजन के मामले में मोदी सरकार औंधे मुंह गिरी। यही वजह है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी और मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आती है। और बेरोजगारी के मुद्दे पर जब भी मोदी सरकार फंसी तो पकौड़े बेचने को भी रोजगार की श्रेणी में ले। बताइए,
अगर प्रधानमंत्री से अगर कोई रोजगार नहीं पैदा हुआ तो पकौड़ा बेचवाने के लिए इसी का बेटा से पकौड़ा बेचवाया जाए, जो अमित शाह का बेटा जो बीसीसीआई का जो हेड बना हुआ था, उससे काहे नहीं पकौड़ा बेचवाए। देखिए इतना अभी स्टूडेंट का भी देखिए ब्रेन खुद भावना में बह गए कि पकौड़ा बेचा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे, अरे जब देश का राजा मूर्ख हो तो हर बात एकदम अंधभक्त जैसा आंख मूंद के विश्वास मत कीजिए। हमारे पिताजी कितना भी जन्माए, आप बोले कि उसको गोली मार दो तो आप मार दीजिएगा। बात को समझने का प्रयास किया जाए। यहाँ पर बात को समझने का प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि 2 करोड़ का वादा किए थे, ससुरा 2 करोड़ तो छोड़ो ना 1 लाख नहीं दिया। आज जब रोजगार इनसे नहीं हुआ तो पकौड़ा बेचवाने के लिए तुल गए। और सच तो यह भी है कि रोजगार के सृजन का वादा मोदी सरकार नहीं निभा पाई। ये वाला भी चीज आप लोग देखे होंगे, ये आप लोग से छिपा नहीं है। देश में नोटबंदी का इतिहास, तो देश में नोटबंदी बहुत लोग खुश हुए थे। कितना तो मजाक में मेहरुआ पैसा जो चोरी कबा धैले बेचन, जो चोरी कबा रखी हुई है अब सब निकाल देगी। अबे आप लोग थोड़ा सा ब्रेन लगाइए, इसके पीछे लॉजिक देखिए। नोटबंदी से कोई फायदा नहीं। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक फैसला तो लिया, लेकिन इस फैसले का परिणाम सिफर रहा। इस फैसले से न सिर्फ आम लोगों को परेशानी हुई, बल्कि कई जिंदगी माने कई लोग का जिंदगी भी इस दौरान काल के गाल में समा गई। पीएम मोदी ने काले धन भ्रष्टाचार को चोट करने के उद्देश्य से नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया, लेकिन न तो काला धन खत्म हुआ और न ही भ्रष्टाचार में कमी देखने को मिली। नोटबंदी की विफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक भी कह चुका है कि मार्केट में मौजूद पुराने नोट करीब 99% वापस आ गए हैं। तो अब इस स्थिति में देखा जाए, बकौल मोदी सरकार मार्केट फैले में जाली नोटों का क्या हुआ, मार्केट में फैले जाली नोटों का क्या हुआ, और देश में छुपे काले धन का क्या हुआ। क्या नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर लगाम लगा? क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव हुआ? सबसे पहले बता देते हैं कि जो लोग सबसे दुनिया के भ्रष्ट आदमी है, अगर मोदी के अगर बीजेपी के अगर पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो सारा भ्रष्टाचारी लोग सब सदाचारी बन जाते हैं और भ्रष्टाचार का आरोप सब खत्म हो जाता है। लेकिन अब यहां पर देखा जाए कि जिसके लिए नोटबंदी किया गया था, इसमें कितने लोगों की जान चली गई थी, लेकिन फिर भी आज तक पता नहीं चला कि ब्लैक मनी कहां गया और जाली नोटों का क्या हुआ। वाह रे हमारी मोदी सरकार। सबसे जरूरत है जनता को जागरूक होना, कभी अंधभक्ति में मत बहिए। अब इसके बाद देखिए, इस सीन आप लोग को दिखाई दे रहा है, सीन गंगा जी का है। मोदी सरकार कहते कि वाराणसी में हमको गंगा मैया ने बुलाई है, तो इसका मतलब कि गंगा मैया को गंदा कर दीजिए। गंगा मैया दूर एकदम चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कर रही है, आइए मोदी सरकार, आइए हमार बेटा, आइए हमार बेटा। कम से कम हमारे पर तो ध्यान दीजिए। जब गंगा माई बुलाएगी तब नहीं आइएगा, लेकिन चुनाव में मोदी सरकार धड़ल्ले से आते हैं। देख लीजिए गंगा माई की स्थिति। सबसे पहले बता देते हैं कि मोदी सरकार ने वादा क्या किया था। भगवान भरोसे नमामि गंगे परियोजना, यही था बनारस के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री ने काफी उत्सुकता के साथ नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। 20,000 करोड़ रुपए का बजट दिया, लक्ष्य 5 साल का रखा गया। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के डेटा की माने तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में काफी धीमी गति से काम हुआ। 2014 से 17 के आंकड़ों पर गौर करें तो सरकार द्वारा बीते 3 साल में 12,000 करोड़ रुपए का बजट देने की बात की गई, जिसमें से वास्तव में केवल 5,300
378 करोड़ रुपए ही बजट में दिए गए। अब बजट में जारी 5378 रुपए में से केवल 3633 करोड़ रुपए खर्च के लिए निकाले गए। इनमें से केवल 1836 करोड़ 40 लाख रुपए ही वास्तव में खर्च किए गए। इतना ही नहीं, इस परियोजना के मद्देनजर इसके मंत्री का भी पदभार बदल दिया गया। आप इस बात को नहीं जानते होंगे। 20,000 देखिए 12,000 करोड़ रुपया यहां से देने की बात की गई, लेकिन कितना खर्चा हुआ? 1836। इस बात को कभी बतलाया गया था? गोदी मीडिया चूंकि वह भी मजबूर है, चूंकि उसको इतना धमकी दे दिया गया है कि बेचारा सब जितना गोदी मीडिया है अपना जीवन यापन के लिए सरकार से टकराएगा। सरकार से टकराने का मतलब है कि बर्बादी। तो कोई अपना जीवन बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि गोदी मीडिया की भी गलती नहीं है। गोदी मीडिया अगर स्वतंत्र होती तो इस बात को जरूर दिखाती। अब इसके बाद आइए आदर्श गांव। मोदी सरकार ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम पूरा गांव को शहर बना के रख देंगे। वहां पर हॉस्पिटल, मॉल, जितना भी आधुनिक बुनियादी सेवाएं है सब कुछ दे दिया जाएगा। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पता ना क्या क्या। पहले सुन लीजिए कि क्या हुआ। आपका आत्मा भी जानता है कि कितने सांसद जो गांव को गोद लिए थे क्या आदर्श गांव बना पाए? कौन ऐसा गांव है जो आदर्श गांव बन पाया है? जरा कमेंट में जरूर बताइए कि सर यहाँ का बना हुआ है। हम विजिट करके आप लोग को वहां का वीडियो दिखाएंगे, जरूर दिखाना। आदर्श ग्राम योजना फेल। आदर्श ग्राम योजना के तहत हर सांसदों के द्वारा 5 गांवों को गोद लेने की व्यवस्था है, जिसमें 2016 तक प्रत्येक सांसद एक एक गांव को विकसित बनाएंगे और बाद में 2019 तक 2 और गांवों का विकास होगा। मोदी सरकार के 10 साल पूरे हो गए, लेकिन एक भी गांव आदर्श ग्राम की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया, जबकि अब तक बीजेपी के कितने सांसद एक गांव को विकसित कर पाए हैं और उसे आदर्श बनाए? बताइए कितने सांसद? यही सवाल किया जा रहा है, जबकि यह हकीकत किसी से छुपी नहीं है। दूसरी पार्टियों के सांसदों की बात तो बहुत दूर की है, बीजेपी के सांसद अभी तक डेडलाइन पर काम पूरा भी नहीं करा पाए हैं। जिन्होंने वादा किया था कि इतना से इतना तक हम एकदम बना के दिखा देंगे, आज वही सांसद महोदय उस गांव को देखने भी नहीं गए हैं। अब इसके बाद आइए देश की आंतरिक सुरक्षा। अब देखिए मोदी सरकार ने क्या वादा किया था। मोदी सरकार की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी काफी कमजोर साबित हुई। ये बात अलग है कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले काफी ऊंचा आवाज में कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आने के बाद नक्सलियों का सफाया कर देगी, नक्सलवाद का खात्मा कर देगी। मगर छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र में समय समय पर जिस तरह से नक्सली हमले हो रहे हैं, उसने मोदी सरकार की विफलता को उजागर कर दिया। बीते साल अप्रैल में छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक साथ 25 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। साल 2010 के बाद यह 12 नक्सली हमला था। इतना ही नहीं, समय समय पर मोदी सरकार के कार्यकाल में लगातार नक्सली हमले होते रहे, जिससे हमारे जवानों ने अपनी जान गंवाई। देख लीजिए, बीते साल की बात है कि 25 सीआरपीएफ, उसको जब सीआरपीएफ हो या हमारे देश की जवान हो शहीद होते हैं तो एक खूब उसको दर्जा दिया जाता है कि शहीद हो गए, एकदम मूर्ति बना दिया जाता है। कभी उसके बाल बच्चे को और उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता है, खाली फॉर्मेलिटी उसने निभाता है कि क्या तो देश के जवान शहीद हो गए। अगर इसको खुल कर अगर बोल देंगे कि ये हमला कराने वाला कौन है, तो शायद हम भी गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये आप खुद समझदार हैं। फिर नेपाल से रिश्ते खराब। मधेशियों के मुद्दे पर भारत का नेपाल के साथ रिश्ता काफी तल्ख हो गए। जब नेपाल के नए संविधान में मधेशियों ने प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर आंदोलन किया तो उस वक्त भारत ने भी उनका साथ दिया। इसका नतीजा हुआ कि नेपाल सरकार से भारत के रिश्ते
खराब हो गए। इन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कि मधेशियों का साथ दे दिया, जबकि नेपाल से रिश्ता सुधारना था वह भी चकनाचूर करके रख दिए। जिसके बाद चीन को नेपाल में पैर फैलाने का मौका मिल गया और भारत ने जब जरूरी सामानों की आपूर्ति रोक दी तब चीन ने नेपाल की मदद की। और चीन इसी का इंतजार में, इसी ताक में लगा रहता है कि कब मौका मिले कि पड़ोसी देश को भारत के खिलाफ कर दे। और नेपाल ने मामले की भारत की दखल अंदाजी को देखिए, नेपाल के मामले में भारत की दखल अंदाजी को नेपाल ने अपनी संप्रभुता के खिलाफ माना था। यही वजह है कि नेपाल को उस वक्त न सिर्फ चीन ने सामानों से मदद की थी बल्कि सहानुभूति भी दी थी। तभी से नेपाल का चीन के प्रति सख्त रवैया दिखता है। अब यहां पर ई भाई साहब से पूछ लिया जाए कि इन्होंने जो भी मोदी सरकार का जो चमचागिरी बन के जो राग आलाप रहे श्रीमान जी, इस बातों को उन्होंने काहे नहीं दिखाए। चले थे बिहार बदलने, आज चले हैं बीजेपी को बदलने। बीजेपी को तो चूंकि डरन शामिल हो गया, इसके पीछे लॉजिक देखिएगा तो डरन शामिल हो गया। सच बात हर कुछ नहीं बताया जाता है, लेकिन डरन शामिल हो गया है। खैर इनका मैटर है, लेकिन कल आप लोग सब लोग मतदान कीजिए, दिल से खुलकर कीजिए, लेकिन एक नेता को सही जिताइए। हम नहीं कहते कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, नहीं कहते हैं बीजेपी को वोट दीजिए, लेकिन आपको लगता है कि जो नेता आज से झूठ का वादा करे उसको कभी वोट मत दीजिए। एक ऐसे नेता जिसको आपको वोट देने से जिंदगी बदल सकती है, तो एक बार फिर क्यों न 5 साल के लिए दूसरे को मौका दिया जाए। बाकी समझदार आप खुद है।